एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 190 यानी 190 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे फेंग युआन मिला था किससे, फेंग क्लैन के सेकंड सुप्रीम एल्डर जो कि ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल का बंदा था, बड़ा खतरनाक बंदा था ये ना सेकंड सुप्रीम एल्डर है, और इसके अलावा एक एक रैंक ऊपर इससे एक और बंदा है जो कि फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है। ये दोनों मिलकर पूरे फेंग क्लैन के डिसीजन लेते हैं और सब कुछ चलाते हैं। यहाँ तक कि थर्ड सुप्रीम एल्डर, फोर्थ सुप्रीम एल्डर भी इनसे ही परमिशन लेते हैं, देन वो कुछ डिसीजन पे आते हैं, तब कुछ कर पाते हैं वो। ये दो मेन बंदे थे जिसमें से एक मेन बंदा फेंग युआन से मिल चुका था। अब देखते हैं इनका जो एग्रीमेंट होगा या बातचीत होगी कैसे जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। फेंग क्लैन का हिस्ट्री काफ़ी पुराना था। वेस्टर्न डिजर्ट की सुपर फोर्स होने के नाते उनकी पहचान सबसे ज़्यादा गू हाउसेस बिजनेस के लिए थी। क्लैन के पास अपनी यूनिक विजडम पाथ की इनहेरिटेंस भी थी। मॉर्टल या इमॉर्टल दोनों ही गू हाउसेस असल में इमॉर्टल क्लर मूव ही थे। ये काउंटलेस गू वर्म से बनते थे, ऑफेंस डिफेंस दोनों में स्ट्रांग होते थे। इसलिए फेंग क्लैन हमेशा गू हाउसेस पे रिसर्च करता आ रहा और नए डिजाइन बनाता रहा, नए इमॉर्टल क्लर मूव भी रिड्यूस करता। और ये सब डीप विजडम पाथ के बिना पॉसिबल ही नहीं था। जनरेशन्स तक रिसर्च चलता रहा, और आज भी ना फेंग युआन जैसे बंदे जो स्पेक्टर सोल की असली इनहेरिटेंस लेकर आया है, फेंग क्लैन से काफ़ी कुछ सीख सकता है। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, इनका ये सिस्टम देखो, फेंग युआन है तो देखो ड्रीम रेलम से सीखा, इनहेरिटेंस से सीखा, ये सब जगहों से सीखा है। थोड़ा पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, 500 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो था ना पूरा फेंग क्लैन, इसमें जो लोग हैं ना, इनकी ना जनरेशन से ही ये सीखते हुए आई हैं। होता है ना, जनरेशन से जनरेशन काम करते हुए बिजनेस में आती रहती है, तो वैसे टाइप का इनका सीन था। इसलिए ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज। अब आगे देखते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता। इनहेरिटर भी एकदम वो होता है ना, कैपेबल होना चाहिए। इस जनरेशन में फेंग डी चिंग परफेक्ट मैच निकला था। सिर्फ मैच ही नहीं था, उसने तो फेंग क्लैन के विजडम पाथ इनहेरिटेंस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया था, खुद ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन गया था। और ये सब ड्रीम रेलम शॉर्टकट के बिना, प्योर मेहनत और प्योर रिसर्च से हुआ था। यानी बिना ड्रीम रेलम, बिना किसी शॉर्टकट के बंदा अपनी पूरी मेहनत से ग्रेट ग्रैंड मास्टर बना था, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। बंदों को ना हज़ारों साल लग जाते हैं यहाँ पे पहुँचने में, तब जाके कुछ होता है। ये इस लेवल पे पहुँच चुका था फेंग क्लैन का सेकंड सुप्रीम एल्डर। पिछले 1000 साल में विजडम पाथ का कोई ग्रेट ग्रैंड मास्टर फेंग क्लैन में पैदा ही नहीं हुआ था। फेंग डी चेंग पहला ही था। टैलेंट लेवल भाई रिडिकुलस, बहुत खतरनाक। फेंग युआन और फेंग डी चेंग की नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, और दोनों की बातचीत ऐसी लग रही थी जैसे दो स्वॉर्ड्स मास्टर आपस में एकदम रूम में ना ड्यूल कर रहे हो। फेंग युआन धीरे धीरे प्रेशर में आ गया, अपोनेंट बड़ा हैवी था ना, इसलिए। तभी आवाज़ आती, वाह। एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ विजडम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर, फेंग युआन ने सोचा कि जिस तरह फेंग हुआ शेंग को वो वर्ड्स में घुमा देता था, ऐसी सेम ना फेंग डी चेंग ने उतनी ही आसानी से फेंग युआन को वर्ड्स में घुमा दिया, एकदम ट्रैप कर दिया, क्लीन ट्रैप में। फेंग युआन का कोई भी पॉइंट उसके ऊपर असर ही नहीं कर रहा था। वो एकदम वैलिड और खतरनाक रीज़न दे रहा था, तो बंदा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फेंग डी चेंग का हेड क्रिस्टल क्लियर था, मेमोरी नीडल शार्प थी, और लॉजिक बिल्कुल स्ट्रेट था। फेंग युआन जैसे बंदे को कंफ्यूज करना इम्पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ट्रैप में फंसाया जा सकता है, जिससे वो अपने ही वर्ड में फंस जाए, जो कि वो फेंग युआन के ऊपर थोड़ी बहुत दिक्कत भी आ रही थी। नॉर्मल लोग बात करते हुए 2 से 3 स्टेप आगे सोचते हैं। विजडम पाथ इमॉर्टल्स वो तो भाई 100 से 1000 स्टेप और आगे की सोच लेते हैं। ये दोनों की बात लिटरली एकदम चेस गेम थी। नेगोशिएशन सिर्फ फेंग युआन के बेनिफिट पे नहीं चल रही थी। दोनों डिवाइन बीन पैलेस और फेंग क्लैन के हालात और पुराने वेस्टर्न डिजर्ट के ट्रेंड तक डिस्कस कर रहे थे। प्योर डिबेट मोड चल रहा था। फेंग युन और फेंग लेन तो साइड में बैठकर बिल्कुल ब्लैंक हो गए। वो बंदे कहते हैं, अरे ये दोनों मॉन्स्टर लेवल के ब्रेन है भाई, ये क्या बातें करे जा रहे हैं, समझ के ऊपर जा रही है। बातें बिना पॉज के चल रही थी, बिना सोचे डिले चल रही थी। एकदम वहां से सवाल आया तो इधर से तुरंत आंसर, इधर से सवाल आया तो उधर से तुरंत आंसर। एकदम हर सेंटेंस एकदम शार्प और क्लियर था। फेंग युआन सीधा सोच रहा था। वो कहता है कि फेंग युआन यहाँ पे, मेरे विजडम पाथ दावमा कम है, इमॉर्टल गूल नए हैं, सेट कंप्लीट भी नहीं है, फाउंडेशन अभी भी मेरी वीक है। फ्यूचर में अगर फेंग क्लैन से फाइट हुई तो पहला बंदा जिसे मेरे को फिनिश करना पड़ेगा वो यही होगा, वरना मेरे ही लग जाएंगे। विजडम पाथ मेथड्स में फेंग डीचेंग क्लियरली भाई ऊपर था, पर बैटल स्ट्रेंथ में फेंग युआन रैंक 8 था, बहुत आगे। इसलिए फेंग डीचेंग अपनी साइड से सोच रहा था कि इस बंदे की विजडम पाथ एबिलिटी क्रेजी है। फेंग युआन की बात कर रहा है कि इस बंदे की विजडम पाथ एबिलिटी क्रेजी है, अगर क्लैन में आ जाए तो हमारे लिए ब्लेसिंग होगा। उसके मन में रिक्रूटमेंट के थॉट भी आ रहे थे कि इसको भर्ती कर ले क्या। अगर उसे पता होता कि फेंग युआन एक तरीके से समझ रहे हो ना, इसको मारने का प्लान बना रहा है, अंदर ही अंदर वो सोच रहा है कि इसको निपटा दूं, तो भाई इसका रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता। डिबेट के बीच फेंग युआन अचानक हंस पड़ा। फेंग क्लैन के इमॉर्टल कंफ्यूज हो गए। ये एक तरीके से हवा में ही नहीं क्यों हंसा, ऐसे ही क्यों हंस दिया, ये ऐसे थोड़ी ना हंसेगा, कोई रीज़न होगा।
फेंग युआन ने फेंग डीचेंग को एकदम रिस्पेक्ट दिखाया, कहा सीनियर का नाम पहले से सुना था, आज कंफर्म हो गया, आप वैसे ही पावरफुल हो, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। इस सडन एटीट्यूड चेंज को भाई सबने एकदम शॉक हो गए कि भाई एकदम होता है ना कि एटीट्यूड चेंज हो गया तो बंदे शॉक कि अरे ये क्या हो गया? क्योंकि अभी तक वो सिर्फ़ एक तरीके से ना तंग कर रहा था इन लोगों को और अब एकदम खुद ही टर्म्स को कम कर रहा है। अब खुद ही मान रहा है उनकी बातें। फेंग युआन ऐसा दिखा रहा था तो ये लोग हिल गए थे कि अरे अभी तो ये कुछ ज़्यादा ही बोले जा रहा था और अब ऐसा बोल रहा है। फेंग युआन ने यहाँ पे सीधा कहा, अभी तक मैं बस आप लोगों को इरिटेट कर रहा था, पर जब सीनियर का असली लेवल देखा तो अब ऐसे एक्ट करने का मतलब रहना तो बेकार ही है। उसका एक्सप्रेशन अभी भी कोल्ड और एरोगेंट था, लेकिन वर्ड्स काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे फेंग युआन के। फेंग डीचेंग ने तुरंत ही समझ लिया। फेंग डीचेंग कहता है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जब किसी को सुपीरियर मानता है तभी सॉफ्टन होता है। ये बस रिएक्ट एक तरीके से रिटेलिएशन कर रहा था। अब कन्विंस हो गया है। उसके मन में थॉट आया कि ये बंदा रिक्रूट हो सकता है, पर डिवाइन विंड पैलेस अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो उसको सबसे टॉप पे रखना है। फेंग युआन ने स्टेप बैक लिया तो दोनों साइड से ज़्यादा आर्ग्यू नहीं हुआ और एग्रीमेंट क्विकली फाइनलाइज़ हो गया। अलायंस एग्रीमेंट इतना स्ट्रिक्ट था कि कोई भी लूप होल नहीं बचा था। फेंग युआन भी अंदर ही अंदर थोड़ा-सा मतलब वरी था। सारी कंडीशन क्लियर आउट लिखी गई थी और एकदम ऐसा था कि ना सेल्फ क्लींजिंग जैसे मूव भी वॉयलेट मान लिए जाते। तो ऐसा था कि इसमें ना ये भी लिखा है कि जैसे फेंग युआन सेल्फ क्लींजिंग करता है कि कोई भी चीज़ को हटा देता है, ट्रैकर-व्रैकर, ट्रेस-व्रेस सब हटा देता है ना, तो ये चीज़ भी यहाँ पे लिखी हुई थी कि तुम ये भी यूज़ नहीं कर सकते। तुमने करा तो दिक्कत होगी इसलिए। इस बॉन्ड से निकलना ईज़ी नहीं था। पहले से प्लानिंग और मैन पावर रिसोर्स लगने वाले थे। ऑब्वियसली फैंग क्लैन भी उतना ही मतलब उस चीज़ से बंधा हुआ है ना, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। एग्रीमेंट के बाद दोनों साइड थोड़ी-सी क्लोज़ हो गई। फेंग यून और फेंग लेंग जैसे लोग भी फेंग युआन को ज़्यादा फ्रेंडली नज़र से अब देखने लगे क्योंकि अब एग्रीमेंट हो गया ना इसलिए। फेंग डीचेंग कहता है, डिवाइन विंड पैलेस का लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड शुआन बूजिन यानी फेंगयुआन, फेंगयुआन की हेल्प हमारे लिए ब्लेसिंग है। इंक्वायरी डॉक चलो, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। फेंगयुआन ने माइंड में एकदम अपनी आंखें घुमाई। ये फेंग डीचेंग अब उस पर ट्रस्ट नहीं करता था। अलायंस के बाद ही उसे साइड में रखकर वॉच करना चाहता था। विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर जो होता है ना, ग्रेट ग्रैंड मास्टर काफ़ी ट्रबलसम टाइप होता है। यानी वो ना अभी भी ना ट्रस्ट नहीं कर रहा फेंगयुआन के ऊपर। ये बस उसे साइड में रख रहा है ताकि हर वक्त फेंगयुआन इसकी नज़रों के सामने रहे और फेंगयुआन को चुगली ना कर पाए। पर फेंगयुआन का कॉन्फिडेंस उसकी बेटर स्ट्रेंथ में था। फैंग क्लैन से डरता नहीं था, उल्टा वो चाहता तो फैंग क्लैन उस पे अटैक करे, तब वो अलायंस का यूज़ कर सकता था, जो साइड प्लॉट करे, दूसरी साइड रिटेलिएशन कर सकती थी बिना एग्रीमेंट तोड़े। फेंग जुआन का मैटर एकदम सेटल करके फेंग डीचेंग ने फेलन फ्लावर हॉल रिपेयर करना शुरू करा और रेनफोर्समेंट बुला लिए। आधे दिन में फेंग क्लैन के इमॉर्टल ने इमॉर्टल हाउस को कंप्लीटली रिकवर कर दिया, एकदम रिपेयर कर दिया। और गू हाउसेस रिपेयर करना मुश्किल होता है, पर फैंक लैंड की जो एफिशिएंसी थी भाई इंसेन लेवल की थी। वेस्टर्न डिजर्ट में गू हाउसेस एक्सपर्ट नंबर 1 आते हैं भाई ये। शायद वर्ल्ड में भी नंबर 1 ही होंगे। थोड़ी देर बाद रेनफोर्समेंट आ गए, 2 रैंक 7 और 1 रैंक 6। फेंग एन ली को स्टेबलाइज़ करके अनकॉन्शियस स्टेट में फेंग चेन उसे क्लाइंट हेडक्वार्टर ले गया। जो रैंक 7 आया था, उसने फैलन फ्लावर हॉल को कंट्रोल ले लिया। अब ग्रीन घोस्ट डिजर्ट में फेंग क्लैन के पास 10 से ज़्यादा गू इमॉर्टल्स हो गए थे और आधे रैंक 7 थे। उनमें से फेंग डीचेंग सेकंड सुप्रीम एल्डर था और फेंग हुआशेंग यहाँ पे थर्ड सुप्रीम एल्डर था और रैंक 6 एलीट्स जैसे फेंग यून और फेंग लेंग भी यहाँ पे थे। ये लाइनअप मैसिव था। फ्रैंक क्लाइन ऑलमोस्ट अपने इमॉर्टल फोर्स का बड़ा हिस्सा यहाँ पे ले आया था। डिवाइन वन पैलेस को लेने के चक्कर में पूरा इरादा पक्का करके आया था। सुपर फोर्सेस जनरली अपनी टेरिटरी गार्ड करने के लिए इमॉर्टल को फिक्स रखते हैं। जैसे वो क्लाइन साउथर्न बॉर्डर नंबर 1 फोर्स होते हुए भी इमॉर्टल्स को ईजिली रिलोकेट नहीं कर सकते थे क्योंकि भाई वो फिक्स रखता था कि तुम ये एरिया संभालो, तुम वो एरिया संभालो। ट्रस्टेड बंदों को ही रखते थे, तो बार-बार इधर से उधर नहीं भेज सकते ना, इसलिए वो ऐसा रखते थे। लेकिन इन लोगों ने देखो कितनी सारी फोर्सेस को डायरेक्ट वेस्टर्न डिजर्ट के ये घोस्ट वाले एरिया में बुला लिया। वो भी अपने क्लैन को शायद गार्ड अप छोड़ के आ गई है ऐसे ही। फेंगयुआ ने सोचा, फेंग क्लैन ने इतने इमॉर्टल्स निकाले हैं, मतलब प्लानिंग बहुत पहले से चल रही है। उन्होंने अपनी टेरिटरीज को या तो हिडन गार्ड्स में कवर किया होगा या तो सीक्रेट अलायंस किए होंगे। रिस्क यूज़ था, अगर कोई स्कीम में फँस गए तो फेंग क्लैन कोलैप्स हो सकता था और एक तरीके से एक होता है ना कि एक्सपेरिमेंट तक की बात थी कि कोई भी उनके ऊपर आके अटैक कर देगा। ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो प्लान बना रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना, इस प्लान में कमियाँ निकल सकती हैं। भले फैंक क्लैन अपना 100% लगा रहा है, लेकिन पता चला पीछे से कोई आके पेल दे इनको, मतलब इनके क्लैन को, तो वो बात थी। फेंग युआन यहाँ पे सर हिलाते हुए कहता है, डिवाइन विन पैलेस रैंक 8 इमॉर्टल गु हाउस है, तो भाई
जो ये ले रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो भी कर रहा है, रिस्क तो वर्थ इट होगा ही। रेस्ट के बाद फेंग क्लैन के इमॉर्टल मूव आउट हुए। 3 इमॉर्टल गू हाउसेस साथ उठे थे। इंक्वायरी डॉग के अंदर फेंग युआन और फेंग डीचेंग के साइड खड़ा था। ये दोनों इंक्वायरी डॉग हाउस के अंदर थे और सरप्राइजिंगली फेंग डीचेंग ने उसे इंक्वायरी डॉग कंट्रोल में भी इन्वॉल्व किया था। इसका मतलब इंक्वायरी डॉग के सीक्रेट उसके सामने खुल रहे थे। अगर फेंग युआन यहाँ के मतलब एक तरीके से प्रोफाउंडिटीज़ अभी सीख ले तो फ्यूचर में हैंडल करना और ईज़ी हो सकता था। फेंग डीचेंग कहता है, तुम सोच रहे होगे कि मैं इतना ट्रस्ट क्यों कर रहा हूँ? सिंपल है, पहला अलायंस एग्रीमेंट हुआ है, दूसरा थ्योरी समझना ईज़ी होता है, तीसरा इंक्वायरी डॉग का डिज़ाइन स्टैटिक नहीं है, जैसे हमारा क्लैन ग्रो करता है। इमॉर्टल वो हाउसेस भी अपग्रेड होते रहते हैं। फेंगयुआन थोड़ा-सा इम्प्रेस्ड हुआ और कहता है आज मैं फेंग क्लैन का मतलब काम करने का स्टाइल समझ गया। यानी वो ये कहना चाह रहा है ना, ये जो फेंग डीचेंग इतना स्मार्ट है इसलिए कह रहा है कि देखो, भले मैं तो तुम्हें मैंने दिखा दिया कि ये लो मेरा इमॉर्टल गो हाउस है, लो देख लो, मैंने तुम्हें चलाने को दिखा दिया। तुम इसके सारे जो मैनुअल है ऑटोमेटिक जैसे गाड़ी होती है मैनुअल ऑटोमेटिक होती है, तुम चलाना सीख जाओगे। लेकिन अभी तुम चलाना सीख गए, समझ लिया जो दिमाग लगाना है लगा लिया तुमने, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से जाओगे, इस गो हाउस को ले जाएँगे हम अपने एरिया में, वहाँ जाके इसको मॉडिफिकेशन कर देंगे। ब्रेक की जगह एस्केलेटर होगा, एस्केलेटर की जगह ब्रेक होगा और हॉर्न की जगह हैंडल होगा, हैंडल की जगह हॉर्न होगा और समझ जाओ जहाँ पे गियर होगा वहाँ पे सीट होगी, सीट जहाँ होगी वहाँ गियर होगा। सीट पीछे करोगे तो गियर डलेगा, गियर आगे करोगे तो सीट आगे बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना? कुछ भी कर देंगे ये लोग मॉडिफिकेशन कर देंगे जिससे तुम समझ ही ना पाओ कि चलेगा कैसे। तो वही था कि मैं यहाँ पे तुम्हें जितने मर्ज़ी सीक्रेट दिखा दूँ, वहाँ जाके सब चेंज ही हो जाएँगे तो क्या फ़ायदा, है ना? तो फेंगियोन इम्प्रेस हुआ था इस चीज़ से। फिर बीचिंग हँसा और कहता है, "वैसे तुम ग्रीन घोस्ट डेज़र्ट में ही कल्टीवेट कर रहे थे क्या?" फेंगक्युआन एक तरीके से ना पहले से प्रिपेयर्ड था इस क्वेश्चन के लिए, परफेक्ट आंसर दिया। फेंग डीचेंग को सस्पिशियस नहीं लगा। दोनों बातें कर रहे थे, बाकी मॉडल कंट्रोल में बिज़ी थे। फेंगयुआन ने फ़ील किया कि ये जो फेंग डीचेंग है शायद मुझे रिक्रूट करना चाहता है, पर उसने रिएक्ट नहीं करा, नॉर्मली बिहेव करा। थोड़ी देर में फेंग डीचेंग कहता है, पहुँच गए, यही स्पॉट है। नीचे नॉर्मल डिज़र्ट दिख रहा है, कोई स्पेशल फीचर तो नहीं लग रहा। फेंग डीचेंग आगे कहता है, डिवाइन एंड पैलेस बहुत डीपली यहाँ पे हिडन है, चलो फॉर्मेशन सेट करते हैं। इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव, पीच ब्लॉसम मेज। 1 सेकंड में हज़ारली एरिया भाई पीच फॉरेस्ट में बदल गया। लंबे ट्रीज़ आ गए, डेंस ब्रांचेस आ गई, कोई लीव्स, कोई फ्लावर्स और कुछ तो भाई पूरे अभी तक जो मतलब था ना, कुछ-कुछ एरिया रेगिस्तान जैसा था लेकिन आस-पास ना एकदम भाई जंगल टाइप का बन रहा था। फेंगियोन का दिल एकदम झटका खा गया। ये बैटलफील्ड का रिमूव रैंक हिट इमॉर्टल को भी ट्रैप कर सकता था। 3 रैंक 7 इमॉर्टल गो हाउसेस का कंबाइंड इफेक्ट इंसेन था। अंडरग्राउंड अब यहाँ पे देखते हैं। चेन यी का हार्ट एकदम जंप हुआ। अब चेन यी कौन है याद होगा ना तुम्हें? हेवनली कोर्ट ने फेरिज़ीवी ने एक लौंडे को भेजा था जो कि 10 ग्रेट सेक्ट में से एक सेक्ट का बंदा था। वो यहाँ पे आया था और अगर ये मिशन पूरा करता है यानी डिवाइन विन पैलेस को ले आता है तो भाई इसको हेवनली कोर्ट जॉइन करने का मौका मिलेगा। तो ये अपना मिशन करने आया था। अब चेन यी का हार्ट एकदम से जंप हुआ। इस टाइम वो ऑलरेडी डिवाइन विन पैलेस के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका था। इन्फिल्ट्रेट मतलब वही मतलब घुस चुका है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हेवनली लोटस सेक्ट को जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वल्नरेबल ने क्रिएट किया था। उसके एरा में ये सेक्ट नंबर 1 थी लेकिन अब 10 एशियन सेक्ट में मिड टायर लेवल पर गिर गई है। टाइम चेंज होता है, कोई फोर्स हमेशा स्ट्रांग नहीं रहती, ना ही हमेशा वीक रहती है। हेवनली लोटस सेक्ट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर यानी चेन यी के पास जेनेसिस लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस था, इसलिए वो डिवाइन वन पैलेस को बहुत ज़्यादा हेवनली इन्फ्लुएंस कर सकता था। और फेरी जीवी लोगों को एफिशिएंटली डिप्लॉय करने में बड़ी एक्सपर्ट है, यानी वो पहले से जानते हैं कि किस बंदे को कहाँ भेजना चाहिए किस राइट टाइम पर। तो वो जानती थी कि ये जो बंदा है हेवनली लोटस सेट का, ये बंदे के पास इनहेरिटेंस है जेनेसिस लोटस की और जेनेसिस लोटस का ही तो पूरा ये डिवाइन विन पैलेस था। तो अब हेवनली कोर्ट को डिवाइन विन पैलेस चाहिए तो वो एकदम सूटेबल बंदे को भेजा गया था यहाँ पे। अब वो बहुत अच्छी है ना फेरी जीवी, इसलिए बहुत दिमाग यूज़ करती है, एफिशिएंसी डिप्लॉय करना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए उसने कोई और हेल्प नहीं भेजा, उसके हिसाब से चेन ये सोलो डिवाइन विन पैलेस ले सकता था और क्विंग चाओ को भी किल कर सकता था। अब आगे देखते हैं, पर बीच में ना एक ट्विस्ट आ गया। चेन ये कहता है स्पेक्टर सोल डीमन वंडरवल की वजह से ही क्विंग चाओ डिवाइन विन पैलेस में फॉर्म हुआ था। इसमें कर्मा डिवाइन ट्री के कुछ पावर्स भी हैं, मतलब ये स्पेक्टर सोल से कनेक्टेड किसी को भी सेंस कर सकता है। अगर मैं इसे कैप्चर कर लूँ तो कर्मा डिवाइन ट्री की डीपर रिसर्च कर सकता हूँ और शैडो सेट के बचे हुए मेंबर्स को ट्रैक भी कर सकता हूँ। चेनी एकदम भाई बहुत खुश हो गया सोच के, एकदम ललचा रहा था मन उसका ये सब सोच के। डिवाइन विन पैलेस पर कब्जा करना और क्विंग चाओ को किल करना अब डिफिकल्ट नहीं था। क्विंग चाओ ऑलरेडी वीक स्टेट में था, पैलेस उसे सप्रेस कर रहा था और रैंक 8 स्ट्रेंथ के साथ चेनी इजीली उसे फिनिश कर सकता है। लेकिन चेनी का रियल थॉट्स कुछ और ही थे। हेवनली लोटस सेट का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर होते हुए उसकी अथॉरिटी टॉप लेवल की थी, यानी उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए ये मिशन सेटल होते ही उसे हेवनली कोर्ट मूव करना था और वहां वो एक न्यू कॉमर बन जाता लोएस्ट स्टेटस के साथ। इतने टाइम से वो टॉप
एकदम पर्क्स को एन्जॉय कर रहा था, यानी एकदम अथॉरिटी को एन्जॉय कर रहा था। इतनी बड़ी फॉल उसके लिए एक तरीके से एक तरीका होता है ना, अनकंफर्टेबल होती है कि कंफर्ट फील नहीं हो रहा है इसलिए। हेवनली कोर्ट में स्टेटस बढ़ाना सिंपल फ़ॉर्मूला होता है, यानी कंट्रीब्यूशन, जितना तुम कंट्रीब्यूट करोगे तुम्हारा स्टेटस ऊपर जाएगा। भले तुम सोच रहे हो कि भाई स्टेटस सबसे नीचे आ गया तो बुरी बात है, नहीं, सबसे नीचे वाले मतलब तुम समझ रहे हो, 10 ग्रेट एशियन सेक्ट का अगर कोई टॉप लीडर भी है, उस लीडर को जितना अपने सेक्ट को कंट्रोल करके फ़ायदा हो रहा है ना, उससे ज़्यादा फ़ायदा अगर वो हेवनली कोर्ट जॉइन करके सबसे नीचे भी चला जाएगा ना, तब भी उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। समझ रहे हो हेवनली कोर्ट कितनी खतरनाक चीज़ है, बहुत ऊपर वाली चीज़ है ना इसलिए। और तुम मरोगे भी नहीं जल्दी, क्योंकि उनके पास हेवनली ग्रेवयार्ड है, वहाँ जाके तुम्हें दफन कर दिया जाएगा, फिर जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम जाग जाओगे। ऊपर से पैंथम प्राइमेसी, इतना कुछ यार क्या बताएँ, बहुत कुछ छुपा हुआ है हेवनली कोर्ट के अंदर। 3-3 वनरेबल्स की उन्हें उनके पास इनहेरिटेंस यार, क्या बोले है ना, बहुत बड़ी बात है। आगे देखते हैं। और मुझे लग रहा है ना, कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, मीन्स ये शैडो सेट के बाकी मेंबर्स को पकड़वा देगा, तो इसको कंट्रीब्यूशन मिल जाएँगे और ये रैंक ऊपर हो जाएगी, इसकी हेवनली कोर्ट में स्टेटस ऊपर हो जाएगा। चेनी को देखते हैं, चेनी कहता है अगर मैं क्वीन चाओ को कंट्रोल कर लूँ तो शैडो सेट को हंट करना ईज़ी हो जाएगा। हेवनली कोर्ट में मेरी वैल्यू इंस्टेंट बढ़ जाएगी। मैं न्यूकॉमर ऑकवर्ड फेज़ से एकदम से बाहर आ जाऊँगा। जेनेसिस लोटस के पास कर्मा डिवाइन ट्री था, पर वो वुड पाथ मूव था। शायद उन्होंने आज की सिचुएशन प्रिडिक्ट नहीं की होगी। अगर उन्हें अब का सीन पता होता तो वो भी मेरी डिसीजन को समझ जाते। डिसीजन लेकर चेनी डिवाइन मैन पैलेस में घुस गया। पैलेस के साथ मिलकर क्वीन चाओ को सप्रेस किया और इसे टेम करने की कोशिश शुरू करी। पर तभी फैंग क्लैन आ गया और उन्होंने पीच ब्लॉसम मेज एक्टिवेट कर दिया, जिससे अब बंदा भाग नहीं सकता। किलर मूव सेट होते ही चेनी ने इंस्टेंटली सेंस कर लिया कि कुछ तो हो गया है, और चेनी कहता है लो आ गए ये लोग। एक्सप्रेशन अभी भी शांत था, पैनिक नहीं हुआ वो बिल्कुल भी। फैंग क्लैन के अराइवल एक्सपेक्टेड, उसे पता ही थे कि आ ही जाएंगे ये लोग। चेन्नई ने डिवाइन मिल्क पैलेस के अंदर से ओल्ड घोस्ट बाइजन और ईगल कोक्यूबाइन को कमांड दिया, और वो कहता है कि जाओ। इतने कम टाइम में वो दोनों चेन ई के कंट्रोल में आ चुके थे। उन्होंने रेसिस्ट करना चाहा, पर जैसे ही उन्हें चेन ई की रैंक और आइडेंटिटी और मतलब पैलेस का कंट्रोल और सब कुछ समझ आया, तो दोनों तुरंत ही कुत्ते बन गए उसके सामने और हाउल हाउल करने लग गए। डिवाइन मिल्क पैलेस का एंट्रेंस खुला और बहुत सारे सोल बीस्ट बाहर एकदम भाई टूट पड़े। उधर फैंग क्लैन की साइड देखते हैं। विज़डम पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर और सेकंड सुप्रीम एल्डर होने के नाते फेंग डी चंग एक तरीके से पहले से ही लीडर यहाँ पे बना हुआ था। उसने ऑर्डर दिया कि कई गो इमॉर्टल 3 इमॉर्टल हाउसेस से निकलकर डिवाइन विंड पैलेस के डायरेक्शन में एकदम कवरेज कर गए। फेंग युआन स्टिल यहाँ पे इंक्वायरी डॉग के अंदर ही बैठा हुआ था। फेंग युआन अपने माइंड में कहता है ये पीच ब्लॉसम मेज कमाल का है। नॉर्मली डिवाइन विंड पैलेस डीप डिजर्ट के नीचे हाइड होता है, पर मेज लगते ही पूरा पैलेस यहाँ सरफेस पर धीरे-धीरे एक्सपोज़ होने लग गया और आ भी गया है। इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जो यूज़र को एडवांटेज देता है, यानी तुम्हारी टेरिटरी बनवा देते हैं। यानी होता है ना कि अम, अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो ये अगर तुम्हारे पास इमॉर्टल किलर मूव है तो तुम उसके इलाके में जाके उसको अपना इलाका बना लोगे, तो वहाँ पे तुम शेर बन जाओगे। वही सीन हो जाता है। पीच ब्लॉसम मेज में बायोम चेंज करने के हिडन डिवाइन विंड पैलेस को ज़बरदस्ती ऊपर ला दिया था, यानी जो बायोम चेंज करके डिवाइन विंड पैलेस को ऊपर ला दिया है ना। वो डिजर्ट के अंदर दबा कैसे रह सकता है जब डिजर्ट ही गायब हो जाएगा तो। और सीन में हमें ये भी पता चलता है ना कि फेंगयुआन को ना समझ नहीं आ रहा था कि ये जो मतलब फॉर्मेशन है ना काम कैसे कर रही है, सिर्फ गेस ही कर सकता था। फैंग क्लैन के 3 इमॉर्टल गू हाउसेस अब हिडन थे, और वही पीच ब्लॉसम मेज किलर मूव के कोर बने हुए थे। अंदर के इमॉर्टल्स लगातार इमॉर्टल एसेंस जला रहे थे, एकदम मेंटेन कर रहे थे फॉर्मेशन को। पूरा बैटलफील्ड अब पीच फॉरेस्ट में बन चुका था, पीच ट्री फॉरेस्ट। इस जंगल के सेंटर में एक मैजेस्टिक इमॉर्टल गू हाउस था जिसका नाम था डिवाइन विंड पैलेस। तभी डिवाइन विंड पैलेस का एंट्रेंस खोला और अंदर से मैसिव नंबर में सोल बीस्ट निकल के पड़े, और काउंटलेस डेसोलेट बीस्ट थे, एशियन डेसोलेट बीस्ट थे, और 3 इमोरियल सोल बीस्ट भी थे। ये 3 वही थे जिसे मतलब पहले फेंग एनली और फेंग युआन पहले लड़ चुके थे। वही विंग्ड ब्लैक पाइथन और बुल बॉडी लेपर्ड टेल वाला और सिंगल आइड जाइंट। और उधर फैंग क्लैन की साइड पे 6 इमॉर्टल्स रेडी थे, 2 रैंक 6 के, 4 रैंक 7 के, उनमें से फेंगलैंग, फेंगयुन और फेंगचन, और लीड में थर्ड सुप्रीम एल्डर फेंग हुआ शेंग भी था। पर जब ये सोल बीस्ट बाहर आए, उन्होंने फैंग क्लैन पर अटैक नहीं करा। इंस्टेंट उन्होंने डिवाइन विंड पैलेस के आसपास एक सर्कुलर फॉर्मेशन बना लिया और साइलेंटली खड़े हो गए जैसे गार्ड कर रहे हों। तभी बूम बूम आवाज आई। जब फैंग क्लैन ने पहला अटैक करा तो सब शॉक हो गए। उनके पावरफुल अटैक का ऑलमोस्ट कोई इफेक्ट ही वहां पे नहीं हुआ। सोल बीस्ट की छोटी इंजरीज भी एकदम इंस्टेंटली हील हो गई। फेंग यून कहता है ये क्या हो रहा है। फेंग लिन कहता है इसका फॉर्मेशन अजीब लग रहा है, जैसे इनके पोजीशन इंटेंशनली सेट किए गए हैं, जैसे इनको पहले से पता था कि यहाँ पे इसको ऐसे रखा जाएगा और ये मतलब किसी का मैन मेड काम है। तभी डिवाइन वन पैलेस के अंदर से चेनी ने शाउट करा और पैलेस से ग्रीन लाइट फ्लैश हुई। वो लाइट सोल बीस्ट के बीच से उभरने लगी और क्रैक क्रैक आवाज आए।
ग्रीन लाइट ने शेपली और वुडन आर्मर बन गया जो सोल बीस्ट के पूरी बॉडीज को कवर कर गया, हेड से लेके एकदम भाई नाखून तक, एकदम पैर के नाखून तक कवर कर गया। फेंग युआन कंफ्यूज था, पर इंक्वायरी डॉग के अंदर फेंग डी चेंग का फेस चेंज हो गया। फेंग डी चेंग कहता है ये डिवाइन विंड पैलेस का इमॉर्टल कलर मूव ग्रीन आर्मर है, और ग्रीन आर्मर गार्डन भी कहते हैं इसको। फेंग युआन कहता है क्या ग्रीन आर्मर गार्डन? फेंग डी चेंग ने बेटर स्माइल दी, कहा बस इतना ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, नाम और अपीयरेंस जानते हैं, एग्जैक्ट इफेक्ट और ये सब चीजें ना अननोन है कि ये काम क्या करता है। फेंग युआन की आंखों में क्यूरियोसिटी चमक गई। वो कहता है कि ये मूव जेनेसिस लोटस इमोर्टल वल्नरेबल से रिलेटेड था, सिंपल तो हो नहीं सकता, पहले टेस्ट करते हैं कि क्या होगा। फेंग डी चेंग भी कहता है बिल्कुल, अब जरा देखते हैं कि क्या होता है इससे। फ्रैंक क्लैन लगातार इमॉर्टल कलर मूव चला रहा था। अटैक ऐसे लग रहे थे जैसे कलरफुल फायरवर्क्स स्काई में फूट रहे हों। लाइट उनके फेसेस पे पड़ रही थी, पर एक्सप्रेशन सबके अगली थे। इफेक्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे ना जीरो लग रहा था। फेंग युन कहता है कुछ सोल बीस्ट मर रहे हैं, पर ओवरऑल इम्पैक्ट एक तरीके से नेग्लिजिबल है। उनका ग्रीन आर्मर एक दूसरे से लिंक होकर डैमेज को इवेंटली एकदम स्प्रेड कर रहा है। ये खतरनाक चीज़ है, बड़ा इंसेन डिफेंसिव मूव है ये। अब पता चलता है इसके बारे में कि हुआ क्या है यहाँ पे। जब भी मान लो कोई यहाँ पे ना अटैक करता है, जैसे मान लो किसी ने एक पंच मारा, किसी के ऊपर आर्मर है, तो वो आर्मर क्या काम करेगा? पंच जैसे इसके ऊपर लगेगा तो वो आर्मर पूरे पंच के जो पावर है इम्पैक्ट को ना पूरे आर्मर पर स्प्रेड करेगा, और सहने की मतलब ताकत रह जाएगी बंदे के अंदर। ये क्या कर रहा है किलर मूव? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कवच पहन रखे हैं ग्रीन आर्मर गार्डन टाइप के। अब ये जो है ना कोई भी अटैक चाहे किसी एक बंदे पे करे चाहे सारे बंदों पर करे, क्या होगा इफेक्ट की वो जो इफेक्ट है मान लो 100% अटैक करा गया, तो ये जितने भी मान लो यहाँ पे 100 लोग हैं तो सबके ऊपर 1-1% ही अटैक जाएगा। यानी चाहे तुम एक बंदे पे पूरा 100% अटैक कर दो, चाहे 100 बंदों पे पूरा 100% अटैक कर दो, सारे बंदे के ऊपर अगर 100 बंदे हैं तो सबके ऊपर एक ही एक जाएगा अटैक। तो ये होगा फिर कोई असर पड़ेगा है, कोई डैमेज पड़ेगा? 1 HP तो कम होगी, कोई फर्क पड़ेगा? एकदम वही बोला कि बात नेग्लिजिबल हो जाएगा, कुछ फायदा ही नहीं होगा अटैक करने का। इवेंचुअली एकदम स्प्लिट कर रहा था अटैक, और मतलब डिफेंस इतना तगड़ा हो गया था। फैंग लैंग के 6 इमॉर्टल बेअसर थे। तब चिकन डॉग कूप इमॉर्टल हाउस से एक पर्पल क्लॉड फीमेल इमॉर्टल बाहर आई। इसका नाम था फेंगजी। फेंगजी कहती है मुझे ट्राई करने दो। वो पहले से प्रिपेयर्ड क्लियर मूव एक्टिवेट करती है, और शू शू आवाज आई। स्काई में ह्यूज पॉइजनस क्लाउड फॉर्म हो गए। नीचे डिवाइन पैलेस और सोल बीस्ट सब सराउंड हो गए थे उससे। क्लाउड के अंदर से मतलब करोड़ के हिसाब से स्पैरोस एरो स्पीड से निकलकर सोल बीस्ट आर्मी में एकदम घुस गए। सीन बड़ा क्योटिक था, पर इफेक्ट फिर भी डिसअपॉइंटमेंट निकला, एकदम डिसअपॉइंटेड निकला। फैंग क्लैन के सबके चेहरे एकदम खराब थे। पॉइजनस क्लाउड एरो स्पैरो का एंट्री धमाकेदार था, पर रिजल्ट एकदम लो था। इंक्वायरी डॉक में फेंग डिचंग ने कहा इवन फेंग जी का मूव यूजलेस था, पॉइजन पाथ भी फेल हो गया। लगता है ग्रीन आर्मर का ये जो गार्डन वाला आर्मर है ना जो भी है, इसकी कोई वीकनेस नहीं है। वो फेंग युआन की तरफ मुड़ गया। फेंग डीचेंग कहता है फ्रेंड स्वान बुजिन, कोई आइडिया है तुम्हें इसके बारे में? फेंग युआन कहता है वीकनेस में अभी नहीं देख पा रहा, पर मुझे लगता है डिवाइन एंड पैलेस अब पहले जैसा बिहेव नहीं कर रहा, अब ज्यादा रिएक्टिव है। ग्रीन आर्मर गार्डन के अलावा सोल बीस्ट का कोऑर्डिनेशन भी टाइट हो गया है। प्योर डिफेंस परफेक्ट लग रहा है, डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया है पहले से अब का। फेंग डिचेंग ने एग्री करा। पहले डिवाइन एंड पैलेस बस ब्रूट फोर्स जैसा चार्ज करता था, अटैक के नाम पे बस उसे चार्ज करना ही आता था, कोई किलर मूव यूज ही नहीं कर पाता था। लेकिन अब बैटलफील्ड जनरल की तरह एकदम शांत तरीके से एकदम अच्छे से अटैक कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड डिफेंस है, कोई किलर मूव भी यूज कर पा रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी बात थी। ये कॉन्ट्रास्ट फेंग डिचेंग को डिस्टर्ब कर रहा था। फेंग डिचेंग अपने माइंड में कहता है पीच ब्लॉसम मेज एक्टिवेट किया, पर पैलेस रिएक्ट नहीं कर रहा, क्या ये मूव काम नहीं कर सकता? या फिर ये टाइम मतलब बाय कर रहा है, या कुछ करना चाह रहा है? ये जो डिवाइन इन पैलेस है ये कुछ करने का प्लान बना रहा है क्या? टाइम बाय का थॉट पर वो और ज़्यादा अलर्ट हो गया कि अगर डिवाइन एंड पैलेस टाइम को बाय करना चाह रहा है, इसका मतलब कुछ कुछ प्रिपेयर कर रहा है वो, क्योंकि वो लोग अटैक नहीं कर रहे, डिफेंस ही कर रहे हैं बस। इसलिए तुरंत ही उसने ऑर्डर दिया। फेंग डिचेंग कहता है सब वापस आओ, अब पीच ब्लॉसम मेज के अटैक मोड यूज करते हैं, यानी बैटलफील्ड का मूव यूज करेंगे। फेंग क्लैन के इमॉर्टल इमॉर्टल को हाउस में लौट आए। पीच ब्लॉसम मेज एक्टिवेट होते ही ड्राई ब्रांचेस पर ग्रीन बर्ड्स एक बग्स से आ गए। एक लश फॉरेस्ट ब्लिंक में ग्रो हो गया। सडनली इंटेंस वाइंड ब्लो करने लगी, ट्रीज में रस्टलिंग हुआ और जेड लाइट वेव जनरेट होने लग गई। ये जेड वेव्स डिवाइन विंड पैलेस की हर तरफ से ना एकदम ऐसे जो वेव थी ना ऐसे आ रही है और क्रैश कर दे रही है, एकदम मालूम ना जो चाकू होते हैं ना इनविजिबल फॉर्म में चाकू टाइप
के और एकदम खुरैच मारे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और सोल बीस्ट फ़ोर्सफुली पीछे ढकेल दिए गए थे। बाहर के डेसोलेट बीस्ट और एशियन डेसोलेट बीस्ट फ्लाइंग एकदम थोड़ी बहुत ना थोड़ा काँप रहे थे, ट्रम्बल कर रहे थे। पीच ब्लॉसम मेज अब पूरा एकदम प्योर ऑफेंसिव मोड में आ चुका था। सोल बीस्ट रेसिस्ट कर पा रहे थे थोड़ा बहुत, वरना ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। बीस्ट रोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, जेड लाइट उनके इंडिविजुअल बॉडीज़ को ना क्रश कर रही थी। डिवाइन विन पैलेस के अंदर चेनी ने अब भाई आईब्रोज ऊपर करी और कहा, चेनी कहता है ये पीच ब्लॉसम एज काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। वो अभी भी क्विंग चाओ को सप्रेस कर रहा था, इसलिए पैलेस को पर्सनली कंट्रोल का टाइम नहीं था। तब डिवाइन इन पैलेस से प्रोफाउंड लाइट एकदम निकली। लाइट सब रिमेनिंग सोल बीस्ट को एकदम भाई कवर कर गई। स्ट्रेंथ 3 इमॉर्टल सोल बीस्ट में फनल कर गई और वो 3 बीस्ट अब एक तरीके से मॉन्स्टर साइड में एक्सपेंड हो गए और माउंटेन लेवल के ब्लॉकर्स बन गए। उन्होंने जेड लाइट वेव को पूरी तरह से रोक दिया। यानी पता सीन ये हुआ कि ये जो डिवाइन इन पैलेस है, इसके अंदर से निकली कोई एकदम हवा का झोंका या कोई भी एक लाइट बीम टाइप की, वो बीम ना 3 इमॉर्टल सॉरी कह रहा इमोरियल बीस्ट के ऊपर लगी। यहाँ पे देखो बहुत सारे डेसोलेट बीस्ट है, एशियन डेसोलेट बीस्ट है यहाँ पे, लेकिन 3 इमोरियल डेसोलेट बीस्ट है। तो ये जो लाइट थी वो सिर्फ 3 इमोरियल बीस्ट के ऊपर लगी। जो नॉर्मल वाले के थे उनको तो हील कर दिया, और जो 3 इमोरियल वाले थे इनका भाई साइज अचानक से एक्सपेंड कर दिया। एकदम बेन 10 की वॉच पे मारा और वेबिक बन गए ये लोग, इतने बड़े हो गए। अब इतने बड़ा साइज हो जाएगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, जितने भी हवाएं चाकू खुरैत कितना ही तुम चाकू से थोड़ी ना पहाड़ तोड़ पाओगे, है ना। वो अलग बात है कि वो जो बुड्ढे अंकल थे उन्होंने तोड़ दिया था अपनी वाइफ की याद में वो अलग बात है। पीच ब्लॉसम मेज फिर से ट्रांसफॉर्म हुआ, जेट लाइट फेड हो गई, ग्रीनरी कंप्रेस होकर रेड हॉलो बन गई। फिर काउंटलेस रेड हॉलोस नाइट के स्टार्स की तरह ब्लूम हुए, पीच ब्लॉसम्स बन गए। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ने पेटल को एकदम डांस की तरह करवाया और स्लोली वो पेटल्स स्काई में इकट्ठा होने लगे, और वो जो पेटल्स थे धीरे धीरे एक ह्यूमन फिगर बनाने लगे। तभी फेंग डिचेंग कहता है ये किलर मूव फ्लारी वाइंड वॉरियर है। फ्रेंड थोड़ा सा हिस्सा तुम कंट्रोल करके देखो। फेंगयुआ ने सिर्फ सर हिलाया। परमिशन मिलते ही वो भी फ्लारी वॉरियर्स को कंट्रोल कर सकता था। पहले ट्राई में ही फेंगयुआ ने 12 वॉरियर्स को हैंडल कर लिया। फेंगयुआ कहता ओ हर वॉरियर में किलर मूव फीड करके रेडी होते हैं और सेल्फ एक्सप्लोड कराया जा सकता है। बहुत बढ़िया, सुसाइड बॉम्बर टाइप के वॉरियर थे ये। फेंग डिचेंग कहता है बिल्कुल यही तो इनका यूज है। फेंगयुआ तुरंत ही इमोर्टल किलर मूव को इग्नाइट थॉट फ्लाइंग रॉक ट्राई करता है। एक वॉरियर सीधा डिवाइन पैलेस के टॉप पर जाके बूम एकदम फट जाता है और हर तरफ रॉक की वेव एकदम गिरने लग जाती है। यानी क्या करता है ना, मान लो तुम्हारे पास ना कोई वेव अटैक है ना, वाटर का वाटर अटैक है, तो तुम क्या करोगे, इन वॉरियर का यूज करोगे। वॉरियर जाके वहां पे फट भी सकता है, लेकिन अगर तुमने अपना अटैक यूज करा वाटर वाला तो ये वॉरियर जाएगा वहां फटेगा, और फटने के बाद तुम्हारा अटैक भी लॉन्च हो जाएगा, ऐसे टाइप का। पैलेस हिला नहीं, पर तीन जो जितने भी ना 3 इमोरियल सोल बीस्ट थे उनके ऊपर जो थॉट फ्लेम थी ना वो लग गई। अब बॉडी हिलने लग गई, क्योंकि तो जो थॉट फ्लेम है ना वो भले तुम्हारी बॉडी को नहीं जलाएगी लेकिन तुम्हारे थॉट्स को जला देगी। फेंगयुअन इम्प्रेस फील करता है, ये वॉरियर्स इमॉर्टल हाउस की वीकनेसेस को कवर करते थे। क्वांटिटी का एडवांटेज भी मिलता था और खर्चा भी नहीं लगता था। पर वो एक और वॉरियर लेके इमोरियल सोल बीस्ट पर रश करता है और यूज करता है इमॉर्टल किलर मूव 180 स्लेव। बीस्ट फ्रीज हो जाता है उसी वक्त, और उसी वक्त 3 और वॉरियर्स नीचे गिरकर एक्सप्लोड होते हैं। 3 किलर मूव एक साथ लगते हैं, बीस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड डिवाइन पैलेस का ग्रीन लाइट फिर से फ्लैश करता है। उस बीस्ट की जितनी भी इंजरीज थी सब हील हो जाती हैं। फाइट बड़ी टफ चल रही थी। फ्लारी वाइंड वॉरियर्स यूजफुल थे, पर डिवाइन पैलेस का जो डिफेंस था माउंटेन जैसा सॉलिड था। 3 इमोरियल सोल बीस्ट भी एकदम सील्ड बन के सामने खड़े थे, ब्लॉक कर रहे थे। फेंगयुआन ने भी अभी तक अपने रियल ट्रम्प कार्ड यूज तो नहीं करे थे, पर फेंग क्लैन के प्रोग्रेस भी रुक गया था और वो फिर से डेडलॉक में आ गए थे। फेंग डीचंग एकदम टेंस हो गया। पीच ब्लॉसम में सिर्फ 3 वेरिएट मतलब वेरिएशंस थे, 2 यूज़ हो चुके हैं और 2 यूज़ करने के बाद यानी 3 सबसे बेहतरीन मूव है पीच ब्लॉसम मेज के, जिसमें से 2 यूज़ करे लेकिन एक अभी भी बाकी था। जब वो थर्ड वेरिएशन को यूज़ करने जा रहे थे, फेंगयुआ ने अचानक मूव करा और यूज़ करा 180 स्लेव, 180 स्लेव, 180 स्लेव 3 बार। 3 वॉरियर एक साथ एक्सप्लोड हुए। सब में एन्स्लेवर्ड पाथ के किलर मूव फीड थे। सारे अटैक्स विंग्ड ब्लेड पाइथन जो विंग ब्लेक पाइथन जो ब्लैक कलर का पाइथन था इमोरियल सोल बीस्ट उस पर जाके लगी, सिर्फ एक ही बीस्ट के ऊपर। बीस्ट कुछ पल के लिए स्टैचू जैसा हो गया। फिर फेंगयुआन एक शाउट देता है, बीस्ट एनिमी कंट्रोल से ब्रेक हो जाता है। वो फेंगयुआन के एस्लेमेंट पेट बन चुका था, यानी फेंगयुआन ने बस 3 अटैक में ही उसको अपना स्लेव बना लिया। दूसरे इमोरियल सोल बीस्ट भी उसके हाथ में थे। चेन ये एकदम से शॉक हो गया, फेंग डी चंग भी एकदम से शॉक हो गया। डिवाइन विन पैलेस ने उन बीस्ट को ग्रीन आर्मर से प्रोटेक्ट कर रखा था, डैमेज स्प्लिट होता था, हील इंस्टेंट हो जाते थे, और फेंग क्लैन कुछ नहीं कर पा रहा था, वो तो एकदम डेडलॉक में था। हालांकि वो एक मूव यूज करने वाले थे, लेकिन उस मूव का भी शायद उनको पता था कि 50% ही कुछ हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं होगा। फेंगयुआन ने यहाँ पे
जस्ट ज़रा से कुछ छोटे-मोटे मूव यूज़ करे और तीनों के तीनों में से एक बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया और शायद दूसरे के ऊपर भी अटैक हो गया था, वो भी अब कंट्रोल में आ गए थे। पर फेंग युआन ने सब इग्नोर करके सीधा कंट्रोल ही छीन लिया था। फेंग डीचेंग कहता है फ्रेंड, कमाल का मेथड है ये, एनसेलमेंट पाथ ही ग्रीन आर्मर वेजिटेबल गार्डन की वीकनेस निकली। होप तुम उसे यूज़ कर पाओगे, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हेवी मिलेगा तुम्हें, फेंग डीचेंग ये कह रहा था। और चेन ही गुस्सा था। जो कि अंदर था, वो कहता है अगर ये बीस्ट डिवाइन एंड पैलेस के सोल्जर होते तो कभी एनस्लेव नहीं कर पाते। इंक्वायरी डॉग में फेंग युआन हेल्पलेस एक्सप्रेशन बनाता है। अब फेंग युआन कहता है बस किस्मत थी यार, पहले एक बीस्ट को सप्रेस किया था, अब सेकंड है और अब यूज़ करने में मुझे ह्यूज प्राइस देना पड़ेगा। कंपनसेशन क्या मिलेगा ज़रा बताना सेकंड एल्डर। तो फेंग डीचेंग अंदर ही अंदर थोड़ा-सा फट पड़ा। वो कहता है स्वान बुजिन हमें ही हमारे वक़्त का ब्लैकमेल करवा रहा है, यानी हमारे साथ बैठ के हमारे टाइम पे ब्लैकमेल करवा रहा है, प्राइस माँग रहा है। मतलब तीसरा यूज़ कर सकता है पर अलायंस एग्रीमेंट के कारण झूठ नहीं बोल सकता। डैम! एनस्लेमेंट पाथ ना मतलब एक्सप्लेन अरे यार क्या बोल देता हूँ। एनस्लेमेंट एक्सपर्ट ना होने की कमी अब मुझे महँगी पड़ रही है। यानी इनके पास एनस्लेमेंट पाथ का कोई बंदा नहीं था ना, तो ये सोच रहे थे कि अरे यार अब तो ये महँगा पड़ गया, इसकी बात माननी पड़ेगी। वरना 2 लोग होते तो बोलते हैं कि जा तू हेल्प कर दे मेरी, मैं तेरे को 10 प्राइमल स्टोन दे दूँगा। तो अगर वो बोलता कि नहीं मैं 5 में कर दूँगा, तो ऐसे टाइप की नेगोशिएशन चल जाती जिसका फ़ायदा फेंग डीचेंग उठा लेता। लेकिन यहाँ पे बस एक ही बंदा है, तो वो भाई मोनोपोली क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। ब्लैकमेल भी कर रहा है ऊपर से। फेंग डीचेंग अंदर से तो गुस्से से फट रहा था, पर डिवाइन विंड पैलेस सामने था और उनका जनरेशंस का गोल यही था, फेल होने का ऑप्शन ही नहीं था। तो डेडलॉक तोड़ने का बेस्ट तरीका भी फेंग युआन का इंस्ट्रूमेंट पाथ ही था। फेंग डीचेंग फोर्स्ड स्माइल के साथ कहता फ्रेंड क्या चाहिए बोल दो हम पूरा कर ही देंगे। फेंग डीचेंग ने सवाल पलट दिया था। फेंग युआन हल्का सा हंसा, कहता है लॉर्ड फेंग डायरेक्ट बात करते हो, मैं ग्रीडी नहीं हूँ, बस मुझे ना एक रैंक 7 का इमॉर्टल को चाहिए, दे देना। ये बोलते वक़्त फेंग युआन थोड़ा-सा स्लो हुआ, जैसे ऑकवर्ड फ़ील कर रहा हो। फेंग डीचेंग के दिल में एक जंप लिया, गुस्सा और बढ़ गया, पर फेस पर्सनैलिटी की स्माइल थी, यानी एकदम अच्छी वाली स्माइल दे रहा था। कहता है तुम्हारी कंट्रीब्यूशन रैंक 7 के लायक है। अगर हम डिवाइन पैलेस को ले आए, यानी ले गए अपने साथ, तो भाई एक और रैंक 7 इमॉर्टल को तुम्हें मिल जाएगा। एग्रीमेंट के हिसाब से एक मिलना ही है, लेकिन एक और माँग रहा था फेंग युआन। मतलब डिमांड पूरी, बोनस भी मिल रहा था। फेंग युआन एकदम सोचते हुए कहता है, पर मुझे वो इमॉर्टल गू भी अभी चाहिए, मतलब एकदम मुझे ना अभी दो, वहाँ जाके नहीं चाहिए, मुझे अभी दो। तभी मैं वो ह्यूज प्राइस देकर लास्ट सोल बीस्ट को भी सबड्यू कर लूँगा और हमारा काम बन जाएगा। फैंग क्लैन का एक इमॉर्टल तुरंत ही एक्सप्लोड हो गया, एकदम गुस्सा फट गया उसका। वो कहता है तुम इतने इम्पेशेंट क्यों हो? हमारी क्लैन पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? हम बोल रहे हैं जब बाद में जाएँगे दे देंगे, 1 दे देंगे पहले वाला जो एग्रीमेंट के हिसाब से था और अभी जो तुम माँग रहे हो 1 और दे देंगे, 2 हो गए बस। फेंग युआन हाथ जोड़ता है और कहता है प्राइस बहुत बड़ा है यार, मेरी फाउंडेशन टूट जाएगी। रैंक 7 को मिलने के बाद ही तो मैं डिसाइड कर पाऊँगा ना मुझे क्या करना है। फेंग डीचेंग फाइनली मान गया। वो कहता है इंक्वायरी डॉग से बाहर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेडक्वार्टर से रैंक 7 इमॉर्टल को मंगवा लेते हैं। ये हमारी रैंक 7 की ट्रेज़री की लिस्ट है, चूज़ कर लो इनमें से एक और जो तुम्हें चाहिए ले लो। मतलब एक स्लीव से एक रैंक 7 का इन्फॉर्मेशन पाथ गो निकलता है और वो सीधा मतलब जाता है और बहुत रेयर था। फेंग युआन के मन में तुरंत ही कैलकुलेशन चालू हो जाती है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल है। रीबर्थ के बाद मेमोरीज़ हेवन सिविल ने टेम्पर करी थी, ट्रैप्स थे और एक तरीके से अनरिलायबल हो गई थी और शैडो सेक्ट इनहेरिटेंस अब आउटडेटेड हो रहा है। इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गो प्राइसलेस था उसके लिए भी। वो लिस्ट चेक करता है जिसमें 6 रैंक 7 के इमॉर्टल गो थे। फेंग युआन के माइंड में आता है फेंग क्लैन के पास और भी होंगे, पर ये सिर्फ़ 6 वही हैं जो देने लायक समझ रहे हैं मुझको। हर गू यूज़फुल होता, शैडो सेक्ट इनहेरिटेंस के साथ कोई भी फिट हो जाता, पर उसकी नज़र एक गू पर रुक गई, उसका दिल एक तरीके से हिल गया। उसने तुरंत ही डिसाइड कर लिया कि भाई ये वाला उठाएँगे। फेंग युआन कहता है मैं रैंक 7 का ग्रेट थीफ गू लूँगा। फेंग डीचेंग जेनुइनली सरप्राइज़ था। थेफ्ट पार्ट गू सुआन बूजिन तो विज़डम पाथ वाला बंदा है ना, थेफ्ट पार्ट क्यों लेना चाहता है जो कि थिविंग हेवन का है। पर फेंग युआन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ज़रूरत भी नहीं थी उसे देने की। फेंग क्लैन टाइम एकदम प्रेशर में था, फेंग युआन नहीं था और अगर डिले करते तो फेंग युआन सिंपली रुक जाता और उनका काम स्लो हो जाता भाई। फेंग युआन का तो कुछ थोड़ी ना जा रहा है। फेंग युआन अगर कुछ करे भी ना, यहाँ पे सिर्फ खड़ा भी रहेगा ना, तो भी उसे बाद में जाके एक रैंक 7 को मिल ही जाएगा इसलिए। फेंग डीचेंग के दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। वो कहता है शायद ये मुझे स्टॉल करते हुए देखकर रैंडम पिक बोल रहा है। जब मैं मना करूँ, वो मना करेगा और फिर मैं दे दूँगा। ओह! अच्छा इसकी ये स्ट्रैटेजी है। विज़डम पाल वाले लोग ना यार ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। फेंग डीचेंग कहता है फ्रेंड तुम देख लो, मैं अभी इसको मना करूँ, इसके आगे नेगोशिएशन होगा, इसके आगे इतनी बातें होंगी, टाइम और ज़्यादा बाय होगा। इससे अच्छा तुम पक्का बता दो यही चाहिए ना, एक बार में क्लियर कर दो। फेंग युआन थोड़ा-सा हेजिटेट करके कहता है हाँ, यही दे दो। फेंग डीचेंग कहता है ठीक है ऑलराइट पक कर दो, एकदम एकदम भाई पैक करो इसको, दो इसको। उसने क्लियर मूव यूज़ करके फेंग क्लैन के हेडक्वार्टर से ग्रेट थीव गू
यहीं इंक्वायरी डॉक में ट्रांसपोर्ट कर दिया। प्रोसेस एक्सट्रीमली फास्ट था। फेंग युआन ने गो ले लिया और फेंग डीचेंग की हेल्प से तुरंत ही डिफाइन भी कर लिया। ग्रेट थीफ गू का फॉर्म एक बड़ा सा फ्लैट हेड था, लॉन्ग हॉर्न बीटल जैसा था, अडल्ट साइज का था, ब्लैक मेटेलिक एक्सोस्केलेटन और टफ वाइब थी इसकी। फेंग युआन अंदर ही अंदर थ्रिल्ड था। वो कहता है मेरे फायदे तो भाई लिमिट क्रॉस कर गए। मैं ऑलरेडी थेफ्ट पाथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर हूँ, पर मेरे पास थेफ्ट पाथ का इमॉर्टल गो ही नहीं था। अब परफेक्ट टाइमिंग पर मिल भी गया। इससे मैं अपनी थेफ्ट पाथ की एक तरीके से होता है ना सुपेरिटी, यानी सुपीरियर बन जाऊंगा। सुपेरिटी दिखाते हुए घोस्टली कंसीलमेंट भी एक्टिवेट कर पाऊंगा। थेफ्ट पाथ अटेंडमेंट होने के कारण थेफ्ट पाथ किलर मूव बनाना उसके लिए अब सुपर इजी था। अब इमॉर्टल को भी मिल चुका है, यानी काम और आसान। अब आगे बताते हैं। घोस्टली कंसीलमेंट फेंग युआन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रम्प कार्ड था। फाइनली काम, मतलब काम बनने जा रहा था, क्योंकि अब उसे मिल भी चुका है ना एक थेफ्ट पार्ट में। वो पहले ग्रेट ग्रैंड मास्टर, अब एक गो भी मिल गया। ये इमॉर्टल किलर मूव थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का बनाया हुआ रैंक 9 का मास्टरपीस था। पावर इंसेन है, पर फेंग युआन के पास एक मेजर प्रॉब्लम थी। उसे छुप मतलब इसे ना छुपाना एक तरीके से पड़ता है। जब जैसे ही वो कोई इमॉर्टल किलर मूव यूज करता है, पूरी कंसीलमेंट एकदम फूट जाती है। यानी वो ये रहता है ना कि जब तक तुम कुछ यूज़ नहीं करोगे तुम हाइड रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम कुछ यूज़ करोगे तुम्हारा ट्रेस निकल आएगा। ये बात थी। बिल्कुल ऐसे जैसे ज़मीन में दबा हुआ पत्थर दिखता नहीं, पर जैसे ही मतलब पैर रखो और जब चुभता है ना पैर में, नस चढ़ती है, तब पता चलता है कि पत्थर था नीचे। ऊपर से घोस्टली कंसीलमेंट घोस्ट सोल्जर गारमेंट को डिस्टर्ब करता था। उसका इफेक्ट भी वीक कर दे रहा था। इसका रीज़न ये था कि घोस्टली कंसीलमेंट इमॉर्टल एसेंस खाता ही नहीं, वो खुद ब खुद ही ऑपरेट करता है। ये एबिलिटी सिर्फ थेफ्ट सुप्रीम ग्रैंड मास्टर लेवल वालों में ही होती है। फेंग युआन ग्रेट ग्रैंड मास्टर था, सुप्रीम नहीं था, इसलिए वो किलर मूव खुद एक्टिवेट नहीं कर सकता। समझ डीप हो गई थी, लेकिन इतने भी नहीं कि अभी भी इतना, मतलब देखो समझदारी आ गई है। ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन चुका है, लेकिन सुप्रीम ग्रैंड मास्टर थोड़ी ना है कि ये कुछ कर पाए, इसलिए। पर एक बात क्लियर थी, एक्टिव घोस्टली कंसीलमेंट का यूज करने का मौका मिल गया है, और उसका की है यहाँ पे रैंक 7 का ग्रेट थीफ को। फेंगजुआन सोच में कहता है थोड़ा सा मॉडल को ऐड करूँ तो टाइम लगाऊं तो पक्का घोस्टली कंसीलमेंट, मतलब घोस्टली कंसीलमेंट का एक हिस्सा मैं यूज ही कर पाऊंगा अपने मुताबिक। उसकी आंखों में शाइन आ गई थी, पर अब प्रायोरिटी क्लियर थी कि डिवाइन एंड पैलेस को तोड़ना है। फेंग क्लैन का पेशेंस खत्म हो रहा था, और फेंगयुआन को उनके साथ रिलेशन ना स्ट्रांग रखने थे। ग्रीन घोस्ट डिजर्ट फ्यूचर के लिए काम का था, इसलिए सवेलियर इमॉर्टल प्राइमेसी में जाके उसने दोनों इमोरल सोल बीस्ट को मार दिया, जिनको वो अभी अभी एंस्लेव करके लाया था। ये बीस्ट नॉर्मली मरते नहीं, पर कंट्रोल फेंगयुआन के हाथ में था, तो वो सुसाइड कॉर्पोरेट कर रहे थे। इनके मरने से फेंगयुआन को मिले दो मैसिव रैंक 8 इमोर्टल मटेरियल इमोरियल सोल कोर्स, एक्सट्रीमली रेयर थे। और अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वो कभी भी ऐसे बीस्ट नहीं मारता, पर मजबूरी थी। 180 स्लेव ह्यूज सोल बीस्ट आर्मी चाहिए थी इसके लिए, तो उसके पास डेसोलेट बीस्ट, एशियन डेसोलेट बीस्ट, सोल बीस्ट बहुत थे। पर उनकी लिमिट सिर्फ ये थी कि मतलब ना वो बंदा सिर्फ 2 इमॉर्टल सोल बीस्ट कंट्रोल कर सकता है, उसके लिए इतना ही पॉसिबल है। अगर उससे ज़्यादा करना होता तो वो भाई वो नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए फेंगजुआन को उन्हें किल करना था, और फोर्स्ड डिसीजन लिया था। ये था वो ह्यूज प्राइस जिसके बारे में फेंगजुआन कह रहा था कि भाई फेंग डीचैंग मुझे बहुत ह्यूज प्राइस पे करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज़ मेरे को रैंक 7 का गू चाहिए। 2 रैंक 8 बैटल मॉन्स्टर को सेक्रीफाइस करना छोटी बात तो नहीं थी। फिर फेंगजुआन ने एटीट्यूड को यूज़ करा, अपना बॉडी शेक किया और फेस सफ़ेद कर दिया, यानी खराब सा बना दिया। ब्लड मुंह से एकदम निकलवा दिया, नोज से भी ब्लड निकलवा दिया, ताकि ऐसा दिखाए कि बहुत ह्यूज प्राइस पे करा है भाई ने, और तभी रैंक 7 का गू मांगा था। फैंग क्लैन ने देखा और उसका ईगो शांत हो गया कि चलो एटलीस्ट इसने जो मांगा था हमें उसका चीज़ें तो मिली, और इसको भी दर्द हुआ है। फैंग क्लैन ने देखा, उनका ईगो भी शांत हुआ। सुआन बूजिन झूठ नहीं बोल रहा था, उन्हें पता चल गया। फैंग डीचेंग कहता सिचुएशन अर्जेंट है फ्रेंड, प्लीज़ अपनी ताकत थोड़ी सी दे दो यार। फेंग युआन एक्टिंग मोड में कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर उसने फिर से फ्लारी वाइंड वॉरियर का यूज़ करके 3 अटेम्प्ट में बुल बॉडी लिपर्ड टेल इमॉर्टल इमॉर्टल सॉरी कहता तो इमोरियल सोल बीस्ट को भी भाई एकदम एंस्लेव्ड कर दिया। फेंगयुआ ने जोर से ब्लड स्पीड करा, एकदम हालत ऐसी दिखा दी कि भाई अभी मर जाएगा, अभी मरण को हो रहा है बिल्कुल। फैंग क्लैन एकदम पैनिक में था। फैंग क्लैन के इमॉर्टल कहते हैं सुआन बुझ संभल के, मर मत जाना कहीं। दूसरा कहता है हेल्थ पे ध्यान दो भाई, हेल्थ पे ध्यान दो। तीसरा कहता है मैं हील कर देता हूँ। फेंगयुआन कहता है डोंट वरी, एवरीथिंग इज फाइन। सब एक्टिंग थी, परफेक्टली सॉलिड एक्टिंग थी भाई, को ऑस्कर मिलना चाहिए था। फिर उसने फाइनल यानी लास्ट वाले इमोरियल सोल बीस्ट को भी सबड्यू कर लिया। और सच तो ये था कि फ्लारी वाइंड वॉरियर ने ही ये सब पॉसिबल बनाया था। अगर वो मल्टीपल कलर मूव स्टोर प्लस चेन यूज नहीं कर पाए होते तो फेंगयुआन कभी भी एक के बाद एक इमोरियल सोल बीस्ट को कैप्चर नहीं कर पाता। अब देखो सिंपल चीज़ इसने ये बोली, अगर तुम्हें समझ ना आया हो मान लो
फेंगिवान ने एक अटैक करा जिसमें ना, मैं बस बता रहा हूँ, वाटर पाथ का कोई अटैक कर दिया। वाटर पाथ में उसने ना एक बीम शूट करी, बस एक शूट कर सकता है एक टाइम पे। लेकिन ये जो वॉरियर है ना, मान लो उसने 5-6 वॉरियर ले लिए, तो सारे के सारे वॉरियर सेम ताकत वाले 6 के 6 बीम शूट कर देंगे फेंगिवान की मर्जी पर, ऐसे टाइप का। तो इसने ना 180 स्लेव को 3 बार यूज़ करा। एक बार यूज़ करोगे तो 40% कंट्रोल में आएगा, दूसरी बार यूज़ करोगे तो 80% कंट्रोल में आएगा बीस्ट, और तीसरी बार यूज़ करोगे तब जाके वो 100% कंट्रोल में आएगा। लेकिन फेंगिवान ने एक साथ तीनों को यूज़ कर दिया, तो एक ही टाइम पे भाई 100% कंट्रोल आ गया उसको, उसके पास। ये चीज़ हुई थी। यानी ये जो वॉरियर्स है ना, ये जो ग्रीन गार्डन, पता ग्रीन गार्डन सॉरी कह रहा हूँ, ये जो ब्लॉसम पीच मेज वाला बैटलफील्ड किलर मूव है फैंग क्लैन का, इसके जो वॉरियर्स है बड़े काम के हैं यार। अब आगे पता चलता है, थैंक्स टू फेंगयुआन के स्मार्ट मूव, डिवाइन विंड पैलेस को जो गार्ड करने वाले 2 लास्ट सोल इमोर्टल इमोरियल सोल बीस्ट बचे हुए थे, उनको भी उसने एन्स्लेव कर लिया। सवेनियर इमोर्टल प्राइमेसी में 2 बीस्ट लूज़ किए थे, बट 2 और नए आ गए। एक आया बुल बुल बॉडी वाला टेल लिपर्ड वाला, एक आया वन आइड जाइंट। अब सीन ऐसा हुआ है, देखो फेंगयुआन के पास एक बीस्ट पहले से था, एक उसने तब वो मतलब करा था, वो जो स्पाइडर वाला नहीं था इनके कंट्रोल में था, वो एक और ले लिया था फेंगयुआन ने, तो 2 फेंगयुआन के पास पहले से थे, जो उसकी लिमिट की चीज़ थी। अब यहाँ पे उसे 2 मारने पड़ गए थे, पहले जो थे ना ये वाले 2 मारने पड़ गए थे। अपना वो जो स्पाइडर वाला था और एक जो पहले से उसके पास था, दोनों मार दिए। अब मारने के बाद ये जो 2 बाकी के गार्ड कर रहे थे, इनको भी लपेट लिया था फेंगयुआन ने। अब जिससे उसके पास वापस से 2 आ गए थे नए वाले। फेंग क्लैन के कोई मॉडल के फेसेस मिक्स्ड हो गए थे। फेंग हुआंगशेन कहता है, ये सुआन बुजिन सच में विजडम पाथ का बंदा है। हम इतने सालों से डिवाइन विंड पैलेस के पीछे पड़े हैं और ये आउटसाइडर सबसे ज्यादा लूट ले गया। हमने रैंक 7 इमॉर्टल को दिया और ऊपर से उसने क्या करा, इमोरियल सोल बीस्ट भी पकड़ लिए, अपने पास रख लिए। रैंक 8 लेवल की पावर मिल गई है इसको। क्लैन के लोग नेचुरली जेलस फील करने लग गए थे, उनका काम ज्यादा था पर फायदा आउटसाइडर को मिल रहा था, यानी फेंगयुआन को। एक गुई मॉडल कहता है, ये सुआन बुजिन का बीस्ट सबडुइंग मेथड काफ़ी सॉलिड है। ग्रीन घोस्ट डिजर्ट में सोल बीस्ट आर्मी बनाई थी, तो एक्सपेक्टेड ही था ये कर ही लेगा। बट ये जो थीफ, ये जो उसने लिया था ना ग्रेट थीफ इमॉर्टल गो, क्यों चाहिए था उसको, उसने ये लिया क्यों, क्या इसके पास कोई थेफ्ट पार्ट की इनहेरिटेंस है? दूसरा एल्डर कहता है, ग्रेट थेफ्ट इमॉर्टल गो तो थेफ्ट पाथ का कोर गो है, थीविंग हेवन डीमन वनरेबल ने बनाया था, हमारे इंसेक्टर को चांस में मिला था, कोई इतनी आसानी से थोड़ी ले जाएगा। कैसे ना कैसे सुआन बुजिन को काम करवा ही लेंगे, अपनी साइड ले लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, हमारे पास ही रहेगा, टेंशन मत लो। फेंग डीचेंग कुछ बोलने ही वाला था, उसने देखा कि फेंगयुआन बीस्ट को सबड्यू करके वही बैठ गया, आंखें बंद, जैसे हैवी इंजरी में वो रिकवर कर रहा हो। फेंग डीचेंग कहता है, फ्रेंड सुआन बुजिन, और फेंगयुआन यहाँ पे साइलेंट था, रिप्लाई नहीं दिया। फेंग डीचेंग दोबारा कहता है, इंजरीज कैसी हैं, फिर भी फेंगयुआन साइलेंट था। फेंग डीचेंग दोबारा कहता है, क्या मैं हील कर दूं? तब फेंगयुआन ने आंखें खोली और थकी वॉइस में फेंगयुआन ने कहा, जरूरत नहीं, मैं बीस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। अभी इंपॉर्टेंट डिवाइन विंड पैलेस को लेना है, ये पैलेस टाइम वेस्ट कर रहा है, पक्का कोई रीजन है, टाइम गया तो कुछ बिगड़ सकता है। मैंने तो गार्ड हटा दिए, अब बाकी काम तुम्हारा है, मुझे छोड़ो, उस पर फोकस करो। एक फ्रैंकलिन का इमोर्टल बंदा कहता है, मेज में तो फंसे हैं, क्या ही हो जाएगा, क्या ही कर लेंगे कि वो टाइम बाय भी कर लेंगे, हमने तो मेज लगा रखी हो, तो फंसा हुआ है डिवाइन विंड पैलेस। फेंग डीचेंग ने कोल्ड गेज से फेंगयुआन को देखा, पर फेंगयुआन फिर से आंखें बंद कर गया। फेंग डीचेंग अंदर ही अंदर कहता है, बहुत भाई बहुत अच्छी एमुलेशन है ये। मैं इसे डिवाइन एंड पैलेस पर अटैक करवा के डेंजर टेस्ट करवाना चाहता था, पर ये तो इंजर्ड एक्ट कर रहा है। अलायंस एग्रीमेंट में इसको कमांड करने का राइट नहीं मिला, बैड लक है। पर अभी पैलेस हमारी एक मतलब हमारी जनरेशन का मेन टारगेट है, इग्नोर करना ही पड़ेगा इसको, इसको बाद में देखेंगे, भी डिवाइन एंड पैलेस पे फोकस करते हैं। ऑर्डर्स कंटिन्यू होते हैं, 3 इमॉर्टल को हाउसेस बहुत एकदम एसेंस को जला देते हैं, फ्लावर स्टॉर्म जैसा सीन बना देते हैं। पेटल्स फ्लारी वाइल्ड वॉरियर्स फॉर्म होके डिवाइन एंड पैलेस पर अटैक करने लगे। डिवाइन एंड पैलेस के अंदर चेनी कहता है, जाओ लॉयल्टी प्रूव करो। ईगल कोकीबाइन और ओल्ड घोस्ट बाइजुन टेंशन में थे। ईगल कोकीबाइन कहती है, बाहर गए तो मर जाएंगे, लॉर्ड चेनी प्लीज थोड़ा सा सोचिए ना इस बारे में। चेनी कहता है, अगर मना किया तो यहीं मरोगे, बाहर जाओगे तो मैं सपोर्ट दूंगा, बचने के चांसेस होगा। लेजेंडरी इमोरियल सोल बीस्ट तो टाइम से पकड़ लिए तो रिवॉर्ड भी मिलेगा, मैं झूठ नहीं बोलता। 3 सांसों का टाइम है, डिसाइड कर लो। मजबूरी में दोनों गुई इमोर्टल बाहर जाके फ्लारी वाइल्ड वॉरियर में भिड़ गए। बूम बूम आवाज आई, इंटेंस फाइट वहां चल रही थी। ओल्ड घोस्ट बाइजुन ने ईगल कोकीबाइन रैंक 7 दोनों थे, इमोरल बीस्ट से ज्यादा स्मार्ट थे और दोनों डेमोनिक पाथ के कल्टीवेटर थे। सर्वाइवल में एक्सपर्ट थे, वो प्रेशर में थे पर काफी मतलब अच्छे से थॉट को मैनेज कर रहे थे, अच्छे से फाइट कर रहे थे, सब कुछ कर पा रहे थे। फ्लारी वाइल्ड वॉरियर को रोके रखा था जैसे तैसे उन्होंने। टाइम बढ़ता गया, ओल्ड घोस्ट बाइजुन और ईगल कोकीबाइन और ज्यादा इंजर्ड होते गए, सीन डेंजरस हो रहा था। चैनी एक साथ 3 काम कर रहा था, डिवाइन विंड पैलेस को रेनफोर्स करना, क्वीन चाओ को सप्रेस करना और बैटल को ऑब्जर्व करना। अंदर ही अंदर एडमायर भी किया था। चैनी सोच में कहता है, ये मूव तो भाई क्रेजी है।
मल्टीपल इमॉर्टल कलर मूव स्टोर करके इमॉर्टल को हाउसेस को एशियन बैटल फॉर्मेशन जितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है। सोचते ही उसने हाथ उठाया और डिवाइन पैलेस से ही एकदम हिल उठा। दो प्रोफाउंड लाइट की बीम ओल्ड घोस्ट बाइजन और ईगल कोक्यूपाइन पे गिर गई। लाइट उनकी बॉडीज में घुस गई, दोनों शॉक हो गए। चेक करा और कुछ ओड नहीं मिला, पर फैंग क्लैन का नया अटैक आ गया। रुकने का टाइम नहीं था, फिर से फाइट शुरू हो गई। फाइट के बीच उन्हें कुछ अजीब सा फील हुआ, जैसे इंजरी होती, प्रोफाउंड लाइट एकदम फ्लैश होती और डैमेज उनकी बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। यानी उनको ना उनके साथ भी वही हो रहा था यार कि डैमेज अगर 100% इसको लग रहा है तो 50-50 दोनों में बढ़ जा रहा है, तो ज़्यादा सह ले रहे हैं वो लोग। चेन यहाँ पे वॉइस उनके माइंड में कहता है, ये डिवाइन एंड पैलेस का इमॉर्टल क्लेमोफ क्राफ्ट वुड है। तुम पर होने वाले सारे अटैक डिवाइन एंड पैलेस में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी अब तुम दोनों में भी शेयर नहीं होंगे। डिवाइन एंड पैलेस उन सारे अटैक को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो जाके लड़ो। ओल्ड घोस्ट बाइजन और रीगल कोक्यूबाइन शॉक्ड और हैप्पी हो गए। हैप्पी इसलिए क्योंकि उनकी वैल्यू अभी भी थी। चेनी उन्हें डिस्पोजेबल नहीं बना रहा था, यानी कैनन फोडर नहीं बना रहा था चारे की तरह। सरप्राइज भी हुए थे। चेनी इतनी जल्दी डिवाइन एंड पैलेस का सेकंड मूव भी यूज कर पा रहा था, मतलब पैलेस धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आ रहा था। फेंग डी चेंग कहता हाँ, उसने इंस्टेंटली एकदम चेंज को ना सेंस करा था, उसके अंदर जो चीजें आई थी। चाहे कोई भी किलर मूव उन दोनों को लगे, प्रोफाउंड लाइट फ्लैश होती और दोनों सेफ हो जाते। फेंग डीचेंग कहता है ये किस टाइप का मूव है? अटैक्स ही नहीं है, टाइम पाथ स्पेस पाथ की सप्लीमेंट्री मूव भी इफेक्ट नहीं कर रही है क्या? ये कैसा पाथ है जो भाई हमारे जितने भी चीजें हैं उन सबको मतलब जो भी हम कर रहे हैं अटैक, मतलब उनके ऊपर लग रहा है लेकिन उनको असर नहीं हो रहा। ये कैसी मतलब चीज़ हो रही है? मूड बड़ा हैवी हो गया था। फेंग डीचिंग आगे कहता है उन्हें हील करने के लिए कोई किलर मूव चलाओ। और फेंग क्लैन के इमॉर्टल कंफ्यूज थे, एनिमी को हील कैसे कर दे, मतलब एनिमी को क्यों हील करना है? एनिमी अपने आप ही हील हुए जा रहे हैं, उनके ऊपर अटैक काम नहीं कर रहे, हमें हील क्यों करना है? पर फेंग डीचिंग की रेपुटेशन हाई थी तो सब उसको मान नहीं थी बात, और सबने मानी, वो भी करी। हीलिंग के मूव्स ना दोनों पर लगे, जीरो इफेक्ट था। चेनी अंदर से सोचता है ओ क्लैन में कोई स्मार्ट लीडर है, यानी चेनी समझ गया कि सामने कोई विजडम पाथ का बंदा है, वो समझ गया। अब देखो यहाँ पे सरप्राइज़ इसलिए चीज़ें हुई है ना, देखो, जब अटैक करेंगे, अटैक का अगर हम मान लो अगर मैं किसी के ऊपर घूसा मारता हूँ, उसको असर नहीं होता तो मैं क्या सोचूँगा? मैं यही सोचूँगा ना कि भाई इसकी बोन्स कम मतलब बहुत मजबूत है, इसका मांस, इसके मसल्स इतने मजबूत है कि मैं घूसा मार रहा हूँ, इस पे असर नहीं कर रहा है। यानी इसके पास बड़ी खतरनाक पावर है ना? यही तो सोचूँगा। मेरे मन में थोड़ी ना आएगा कि मैं घूसा मार रहा हूँ तो मेरा घूसा किसी पेड़ के ऊपर लग रहा है बार-बार, और मतलब मेरी जितनी भी मैं पावर लगा रहा हूँ, जो भी मैं दर्द दे रहा हूँ इस बंदे को, सारा दर्द उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जा रहा है, पीछे जो एक पेड़ है। ऐसा थोड़ी ना मैं सोच पाऊँगा। लेकिन हाँ, ये मैं तब सोच पाऊँगा अगर मैं देखूँगा कि जो सामने वाला बंदा है, वो थका हुआ है, और थके हुए बंदे के ऊपर मैं अगर हीलिंग मूव चलाऊँगा तो इंस्टेंट उसकी जो थकावट है वो कम हो जाएगी। लेकिन मैंने हीलिंग मूव चलाया और वो थका हुआ बंदा के ऊपर असर ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा ना कि इसके ऊपर मूव असर इसलिए नहीं हो रहा, पक्का ये जो मूव है कहीं और लग रहा है, यानी कहीं एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। यही मतलब यही जो दिमाग था, ये था विज़डम पाथ का दिमाग। और चेनी भी ये बात समझ चुका था कि सामने कोई विज़डम पाथ का खतरनाक बंदा है जो कि मेरे प्लान को समझ गया। फिर डी चेंग कहता है हीलिंग भी यूज़लेस है, ठीक है, उन्हें इग्नोर करो, डायरेक्ट डिवाइन एंड पैलेस को ही टारगेट करो। सब ऑर्डर्स फॉलो करते गए। फ्लारी वाइंड वॉरियर सेल्फ डेटोनेट करते। मिक्स्ड किलर मूव डिवाइन एंड पैलेस पर गिरने लगे। और इसी के साथ पैलेस हिला, बहुत सारे मॉडल को डिस्ट्रॉय हुए। लेकिन यहाँ पे कोर अभी भी सेफ था। चेनी एकदम इंटरनली अपने आप से मतलब सरिलाते हुए कहता है, फेंग लीचेंग ने सही एकदम रिड्यूस किया है। ओल्ड घोस्ट बाइजन और ईगल को बाइंड डॉज करेंगे, डिफेंड कर सकते हैं, पर डिवाइन एंड पैलेस मूव अवॉइड नहीं कर सकता। अगर उसके ऊपर कोई मूव लगेगा तो भाई वो तो डायरेक्ट असर देगा। एब्जॉर्ब करना और अटैक करने में बहुत फर्क होता है। यानी अगर तुम थप्पड़ मारोगे डायरेक्ट किसी को, तो भाई वो जो थप्पड़ है उसके ऊपर लगेगा, खरोच आएगी, चीज़ें होंगी, दिक्कत आएगी, है ना, सेल्स मरेंगे। लेकिन अगर अटैक को एब्ज़ॉर्ब करोगे तो वो अंदर ही सह लिया जाएगा, क्योंकि फिज़िकली अटैक नहीं हुआ, बस अटैक को ट्रांसफ़र करा गया इसलिए। ऊपर से फ्लारी वाइल्ड वॉरियर के मूव पीच ब्लॉसम मेज में एम्प्लीफाइड हो गए थे। इसी वजह से ना पैलेस को एक्चुअल इफ़ेक्ट लग रहा था। चेनी थोड़ा-सा टेंस हुआ, वो कहता है वो डिवाइन एंड पैलेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है था, पर कंट्रोल नहीं कर सकता अच्छे से, क्योंकि अभी भी वो सबड्यू कर रहा है ना क्विंग चाओ को, इसलिए। क्विंग चाओ को मतलब क्विंग चाओ तो पैलेस को मूव भी करवा रहा था। अथॉरिटी अभी क्विंग चाओ के हाथ में ही थी, इसलिए पैलेस स्टैटिक था, एक जगह स्थिर था। चेनी जानता था कि अगर वो क्विंग चाओ को मार दे तो अथॉरिटी मिल जाएगी, पैलेस को फ्लाई करा पाएगा। पर क्विंग चाओ मर गया तो चेनी की लॉन्ग टर्म प्लान्स बिगड़ जाएंगे। उसकी वो जो प्लान नहीं है कि भाई हेवनली कोर्ट जाऊंगा और ये जो क्विंग चाओ इसको सबड्यू कर लूंगा, इसको पाल लूंगा, फिर इसके सहारे शैडो सेट को ढूंढूंगा, फिर उनको पकड़ा के अपनी अथॉरिटी ऊपर बढ़ा लूंगा, यानी स्टेटस ऊपर कर लूंगा। ये जो इसके लॉन्ग टर्म प्लान है ना, खराब हो जाएँगे, इसलिए वो उसे सरेंडर करवाने का ट्राई कर रहा था, जिससे क्विंग चाओ भी मिल जाए, ऊपर से पैलेस भी फ्री होके फ्लाई कर ले, पैलेस भी मिल जाए, क्विंग चाओ भी मिल जाए, आगे शैडो सेट्स की मदद से अपने स्टेटस को भी बढ़ा लेगा। सब आसान था, एकदम सिंपल लग रहा था। इस चेंज के बाद फैंग क्लैन
अपर हैंड में आ गया था। ओल्ड घोस्ट बाइजून और रीगल कोकेबाइन इग्नोर हो गए। दोनों पहले एकदम फोर्स्ड आए थे, यानी एकदम बहुत मुश्किल से आए थे, मना कर रहे थे लेकिन फिर भी आना पड़ा। अब इग्नोर किए जा रहे थे तो उनके लिए ये बेस्ट था, एनर्जी सेव कर सकते हैं, साइड में रह गए हैं। डिवाइन विद पैलेस कुछ मिनट तक अटैक झेलता रहा, पर चेनी की आईब्रोज थोड़ी-सी रिलैक्स हुई। वो पैलेस पर डीप एंड कंट्रोल गेन कर चुका था और एक नया मूव यूज़ कर सकता था। चेनी सोच में कहता है, डिफेंस नहीं मिला, पर ये मूव भी सिचुएशन पलट सकता है। वो यूज़ करता है इमॉर्टल किलर मूव, मैरिड लाइफ, स्प्रिंग लाइटनिंग, और नेक्स्ट मोमेंट पैलेस वायलेंटली शेक हुआ। लाइटनिंग ड्रैगन स्नेक जैसे स्पार्क पैलेस के अराउंड एकदम कॉइल हो गए। लाइटनिंग जेड बॉस से एकदम गदर होकर एक्सप्लोड होने लग गई। रंबल आवाज़ें, फ्लारी वाइंड वॉरियर ऑलमोस्ट सब डिस्ट्रॉय हो गए, सिर्फ कुछ ही बचे थे। फैन बीचेंग फाइनली अपना एक्सप्रेशन भाई खराब कर लिया उसका। अब वो कहता है भाई ये किलर मूव, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत ज्ञान था इस किलर मूव के बारे में, नॉलेज है ना भाई के पास, इतनी जनरेशन से इसके पीछे तो पड़े हुए हैं। स्प्रिंग लाइटनिंग ने फ्लारी वॉरियर के साथ ग्राउंड भी डिस्ट्रॉय कर दिया। प्लीज ब्लॉसम मेज के पीच ट्री नॉर्मली फास्ट रीजनरेट करते थे, पर जहां जहां स्प्रिंग लाइटनिंग बॉल्स एक्सप्लोड हुए थे वहां वहां जेड ग्रीन ग्रासलैंड बन गए और पाइन ट्री ग्रो हो गए। पीच ट्री को रिप्लेस करके डीप रूट्स बन लिए और हर लाइटनिंग बॉल एक पाइन ट्री क्रिएट करता गया। धीरे धीरे एक छोटा सा फॉरेस्ट बन गया। मजबूत नहीं था पीच ब्लॉसम मेज के बराबर, पर एक मतलब एक तरीके का ना वो रीजनरेशन दे रहा था। मतलब एक तरीके से उनको ना रीजनरेट नहीं करने दे रहा, इनको रीजनरेट नहीं करने दे रहा पीच ब्लॉसम वाली बैटलफील्ड को, और अपने आप को डिफेंड कर रहा है और साथ में डिवाइन पैलेस को भी रीजनरेट करवा रहा है। इसलिए स्ट्रॉन्ग चीज हो गई थी, एकदम स्टर्मबॉर्न ऑब्स्टिकल सामने आ गया था। बहुत बेहतरीन अटैक था ये अटैक भी ना वुडन पाथ वाले ही लग रहा है। मतलब ये क्या करता है ना, मान लो बैटलफील्ड में ना बहुत सारे ना तुमने नारियल के पेड़ उगा दिए हैं। अब ये तुम्हारा बैटलफील्ड किलर मूव है, नारियल का बायोम तुम्हारे लिए बेस्ट साबित होता है अटैक में, डिफेंस में और बाकी चीज़ों में भी। तो ये लोग फायदा उठा रहे थे फैंक क्लैंक वाले। लेकिन भाई डिवाइन पैलेस ने खतरनाक अटैक करा, लाइटनिंग वाले ड्रैगन इसके अराउंड आ गए और जहां जहां ये ड्रैगन जाके गिरे, फूटे, एकदम फट गया, जो भी हुआ वहां वहां के एरिया में ना दूसरे तरह के ट्रीज आ गए। यानी ऐसे ट्रीज आ गए, मान लो केले के पेड़ वहां पे आ गए, और ये जो केले के पेड़ थे ये नारियल के पेड़ को भाई टक्कर दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, नारियल के पेड़ का जो डोमेन था इतना बड़ा, इतना बढ़िया डोमेन था, इतना अच्छे से वो सब कुछ कर पा रहे थे, वो डोमेन को थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर सकते हैं और उसकी पावर को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे हीलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं डिवाइन विंड पैलेस को। यानी बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा था डिवाइन, मतलब डिवाइन विंड पैलेस के अंदर थोड़ी चीजें मतलब हो गई थी सही, और चेन इस चीज को लेकर बड़ा खुश हुआ था। एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हेल्थ ठीक होते हुए लंबी वीडियो जरूर लाऊंगा। थैंक यू।